आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो कि है एलजीबीएम। ये हमारा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का लास्ट एल्गोरिथम होगा जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम अपनी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एलजीबीएम का मतलब क्या है। तो एलजीबीएम की फुल फॉर्म है लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन। ये इस एल्गोरिथम की फुल फॉर्म है, राइट। अब उसके बाद ये होगा कि इसको डेवलप किसने किया है। इससे पहले हमने कैट बूस्ट पढ़ा था। कैट बूस्ट को एक कंपनी ने बनाया था, इंटरनेट कंपनी थी येंडेक्स नाम की, राइट। वैसी एलजीबीएम को भी एक कंपनी ने बनाया है। और वो कोई ऐसी मैसी कंपनी नहीं है, बहुत फेमस कंपनी, आपने नाम भी सुना होगा उसका। वो है माइक्रोसॉफ्ट। बहुत फेमिलियर हो गए इस नाम से तो। और कब बनाई थी? 2017। सेम कैट बूस्ट के राउंड ही बनाया था इसको भी, राइट। देन 2017 में तो इसका पहला इनिशियल वर्जन आया था। उसके बाद ईयर ऑन ईयर इस पे वर्जन्स आते गए, इम्प्रूवमेंट होते गए। तो जो हम करेंटली यूज कर रहे हैं एलजीबीएम, वो थोड़ा एडवांस वर्जन होगा, 2017 बना है उसके मुकाबले। देन रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों कर सकता है एलजीबीएम आपका, ठीक है। अब तो आपने इतनों में पढ़ लिया कि याद ही हो गया होगा कि रिग्रेशन क्लासिफिकेशन लगभग सब में ही हो सकता है अब तो, ठीक है। चलो ये भी हो गया। देन इसकी देखते हैं हम जनरल वर्किंग। अब जनरल वर्किंग तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है, सारे बूस्टिंग एल्गोरिथम्स के लिए सेम होती है। अगर आपको देखना है, आपने नहीं पढ़ा हुआ कि क्या होती है जनरल वर्किंग, तो आप देख सकते हो कौन सी वीडियो, एनसेम्बल लर्निंग वाली, जिसमें मैंने सबसे पहले समझाया था एनसेम्बल लर्निंग। तो उसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट की मदद से समझा रखा पूरा कि बैगिंग बूस्टिंग कैसे काम करता है। और जो बूस्टिंग का मैंने आपको जनरल में बता रखा है ना उस वीडियो में, वही आपका सारे बूस्टिंग टेक्निक के लिए, चाहे वो एडा बूस्ट ले लो, एक्सजी बूस्ट ले लो, ग्रेडियंट बूस्ट ले लो, सबके लिए सेम है वो जनरल वर्किंग, राइट। देन उसके बाद अपना आता है मैथमेटिकल वर्किंग, ठीक है। देन आता है मैथमेटिकल। तो जो मैथमेटिकल है ना, वो भी इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। आप बोलोगे हमने कब किया? एलजीबीएम तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल है ना, वो सेम है किसके जैसे, ग्रेडियंट बूस्ट के जितने जैसे। और ग्रेडियंट बूस्ट का मैथमेटिकल तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो एज इट इज कॉपी पेस्ट है। मतलब एलजीबीएम भी ना, देखो एलजीबीएम के नाम में क्या आ रहा है, ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग का कॉपी पेस्ट है ये पूरा, ठीक है। अब आप बोलोगे जनरल वर्किंग सेम है, मैथमेटिकली सेम है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया क्या? कुछ किया भी उन्होंने, मतलब ये तो वही बात हो गई, ग्रेडियंट बूस्टिंग को उठाया, कॉपी पेस्ट करके अपने उस नाम के अंडर बेच रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस कैसे, देखो फीचर्स के उस हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको फीचर लिखाऊंगा, ये होंगे फीचर्स आपके इस तरफ। फीचर्स का एक कॉलम बनाते हैं। अब सारे जितने अब तक आपने बूस्टिंग टेक्निक पढ़ चुके हैं उनका नाम लिखता हूँ मैं। सबसे पहले आपका लिखते हैं एडा बूस्ट। एडा बूस्ट के बाद हमने क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट बूस्ट। मतलब वैसे तो तरीके से ग्रेडियंट बूस्ट पहले पढ़ा था हमने, बट मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ सिक्वेंशली, मतलब बने कब कब थे। तो एडा बूस्ट हमारा सबसे पहला बूस्टिंग एल्गोरिथम था। उसके बाद ग्रेडियंट बूस्टिंग डेवलप हुआ। ग्रेडियंट बूस्टिंग से हमें एक्सजी बूस्ट मिला, ठीक है। एक्सजी बूस्ट से हमें उसके बाद कैट बूस्ट आया। इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हमने कैट बूस्ट तो। एंड देन अब हम पे क्या है, एलजीबीएम, लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आए हैं ये। तो इनके कॉलम्स बनाते हैं और फिर एक एक करके इनके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि मतलब फर्क क्या है, मतलब कैसे अलग है एलजीबीएम आपका इन बाकियों से। मतलब कुछ तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने अगर एल्गोरिथम बनाया है, तो कुछ तो दिमाग लगाया होगा उन्होंने, ऐसी तो कुछ नहीं बना दिया। सबसे पहले देखेंगे बूस्टिंग टाइप इसका। बूस्टिंग टाइप, देखो एडा बूस्ट हमें पता है सिक्वेंशली ट्रेन करता है। मतलब एक मॉडल बनाएगा वीक लर्नर, देन दूसरा वीक लर्नर, देन तीसरा वीक लर्नर, ठीक है। सिक्वेंशियल होगा।
देन सेम ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी सिक्वेंशियल होता है, राइट। फिर हमने एक्जीबूस्ट में पढ़ा था कि सिक्वेंशियल तो करता है बट वो पैरेललाइजेशन, हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी मल्टी थ्रेडिंग नाम की एक्जीबूस्ट के अंदर, कि मतलब वो पैरेलल प्रोसेसर्स को भी यूज कर सकता है। मतलब जैसे आपके सीपीयू में 8 कोर होते हैं तो वो 8 के 8 कोर्स को यूज पे लगा सकता है। तो मतलब सिक्वेंशियल तो होता है बट किसके साथ? पैरेललाइजेशन, पैरेललाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। कैट बूस्ट भी सेम सिक्वेंशियल होता है, ठीक है। अब आते हैं एलजीबीएम पे। एलजीबीएम भी सिक्वेंशियल होता है। अब वो बोलोगे अलग कैसे है? तो इसमें होता है जैसे इसमें पैरेललाइजेशन है, इसमें होते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है? स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी मैं बस आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। स्पीड ऑप्टिमाइज कैसे होती है वो भी डिटेल में देखेंगे पूरा हम, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला डिफरेंस। दूसरा हो गया कि एरर्स कैसे हैंडल करते हैं ये, एरर हैंडलिंग। तो एडा बूस्ट होता है आपका मिसक्लासिफाइड इंस्टेंसेस से फोकस करता है, कि जो जो इंस्टेंसेस गलत होते हैं वो अगले वीक लर्नर में भेज देता है, सो ऑन। ग्रेडिएंट बूस्ट आपके रेसिडुअल से फोकस करता है, ठीक है, मतलब जो एरर्स गलत आई हैं अगली बार उन पे। सेम एक्जी बूस्ट आपका, वो भी आपका रेसिडुअल्स पे ही करता है, ठीक है, बट कुछ रेगुलराइजेशन टेक्निक लगाता है, बट लगभग सेम है, रेसिडुअल्स पे करता है ये भी काम, ठीक है। कैट बूस्ट आपका क्या करता है? ये भी लॉस पे ही फोकस करता है, बट किसके साथ करता है ये? ऑर्डर्ड बूस्टिंग, हमने इसके अंदर पढ़ा था ना, ऑर्डर्ड बूस्टिंग, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। तो ये भी रेसिडुअल्स पे ही करता है बट ऑर्डर्ड बूस्टिंग के साथ। अब बात आती है एलजीबीएम की। तो एलजीबीएम कैसे यूज करता है? मतलब ये भी रेसिडुअल्स पे फोकस करता है। एग्जीक्यूशन में मैंने यहाँ लिखना भूल गया, इसमें रेगुलराइजेशन भी होती है, मतलब आप इसमें पेनल्टी वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पढ़ा था ना हमने, एग्जीक्यूट में रेगुलराइजेशन लगा सकते हो। तो एलजीबीएम में आप रेसिडुअल्स पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एलजीबीएम किसका कॉपी पेस्ट है? ग्रेडिएंट बूस्ट का, तो फोकस तो रेसिडुअल्स पे ही होगा। बट यहाँ पे आपकी दो टेक्निक्स यूज होती हैं, गॉस एंड ई एफ बी। अभी क्या टेक्निक्स हैं इनको भी आगे डिस्कस करते हैं, बट नाम याद रखना, गॉस एंड ई एफ बी। तो मतलब ये मदद करते हैं आपके मॉडल को ट्रेन करते वक्त, ये दो टेक्निक गॉस एंड ई एफ बी, तो ये याद रखना। अब अगली बात आती है मेमोरी यूजेज, कौन कितनी मेमोरी लेता है, मतलब ट्रेन होते वक्त कौन मतलब हमारे लिए बहुत हाई कंप्यूटेशनल पावर लेता है, कौन कम लेता है, ऐसे करके। तो एडा बूस्ट होता है ना, ये कम मेमोरी पावर लेता है, ठीक है। ग्रेडिएंट बूस्ट होता है, ये मॉडरेट तक लेता है, ठीक है। एक्जी बूस्टर ये आपका बेटर है एज कंपेयर टू, बेटर है किसके कंपैरिजन में? एडा बूस्ट एंड ग्रेडिएंट बूस्ट के कंपैरिजन में बेटर है। अब कैट बूस्ट पे बात आती है, कैट बूस्ट किसके साथ एफिशिएंट है? एफिशिएंट तो है, एफिशिएंट तो है, बट किसके साथ? कैटेगोरिकल डेटा के साथ, कैटेगोरिकल डेटा के साथ। मतलब अगर न्यूमेरिकल डेटा दोगे तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैट बूस्ट का नाम ही कैटेगोरिकल बूस्टिंग है, तो वो सिर्फ कैटेगोरिकल डेटा के साथ अच्छा काम करता है। और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसलिए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे। बट अब आती है एलजीबीएम पे बात। एलजीबीएम का मैंने एल किसके लिए डिनोट करता है? लाइट के लिए, लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन है उसका नाम, नाम उसका लाइट है, तो ये कैसा है? हाईली एफिशिएंट है, हाईली एफिशिएंट है। हाईली एफिशिएंट कैसे होता है ये?
सब बताया जाएगा। ठीक है, हाईली एफिशिएंट है बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी बहुत कम कंप्यूटेशनल पावर लेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप, मतलब चाहे वो कैटेगोरिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, दोनों में अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स आपके। चौथा पॉइंट्स कि मेन यूज़ कहाँ-कहाँ होता है इनका। और एडा बूस्ट का तो जैसे अगर कोई सिंपल प्रॉब्लम है तब यूज़ कर लेंगे, सिंपल प्रॉब्लम। ग्रेडियंट बूस्ट का कर लेंगे जब कोई मीडियम प्रॉब्लम है, मतलब ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है। एक्सजी बूस्ट का करेंगे जब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, देन कैट कैट बूस्ट का कब करेंगे, जब हमारे डेटा सेट में बहुत सारे कैटेगोरिकल फीचर्स होंगे। अब एलजीबीएम का कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास बहुत बड़े डेटा सेट हैं, वेरी लार्ज डेटा सेट, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, और मतलब आपको कंप्यूटेशनल पावर भी ज़्यादा नहीं देनी, आपके पास रिसोर्सेज कम है और बहुत बड़ा डेटा सेट है। अब एक्सजी बूस्ट लगाओगे, एक्सजी बूस्ट तो आपकी बहुत मेमोरी खाएगा, बहुत कंप्यूटेशनल कॉस्ट देगा आपको, बट वही चीज़ आप एलजीबीएम के थ्रू करोगे ना, तो आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगी। और जब आपके पास बहुत हाई डायमेंशनल डेटा हो, लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा फीचर हो, 100 200 300 हज़ारों में फीचर्स हैं आपके पास, जो मशीन लर्निंग में हज़ारों में फीचर्स है, तो आप एलजीबीएम की तरफ जा सकते हो। तो अब देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से मेन पॉइंट बताए। पहला, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अगला, गॉस एंड ईएफबी। ये 2 पॉइंट मेन है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, गॉस एंड ईएफबी। ये इनको अलग बना, ये एलजीबीएम को अलग बनाता है बाकियों से। ठीक है, याद रखना, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, गॉस, ईएफबी, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं। कल को अगर कोई पूछता है कि एलजीबीएम का मैथमेटिकल बताओ, तो आप सीधा बोल दोगे ग्रेडियंट बूस्ट का कॉपी पेस्ट है, मतलब जो ग्रेडियंट बूस्ट में पढ़ा था ना, कॉपी पेस्ट करके वो बता देना। तो फिर कल को सामने वाला पूछेगा ये तो आपने ग्रेडियंट बूस्टिंग का बताया, तो मतलब कैसे अलग है, ग्रेडियंट बूस्टिंग से कैसे अलग है, तो आप ये 3 चीजें बोलोगे, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, गॉस एंड ईएफपी। अभी हम डिस्कस करेंगे ये तीनों चीजें होती क्या क्या है, कैसे होती हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। लाइक हमने बोला ना कि मतलब ये बड़े बड़े डेटा सेट को बहुत हल्के में हैंडल कर लेता है, लाइट वेट है, कैसे, ऐसा क्या है उसमें कि मतलब वो इतना लाइट वेट है, इतना स्पीड से हैंडल कर ले रहा है बड़े बड़े डेटा सेट, जहाँ एक्सजी बूस्ट को इतनी हाई कंप्यूटेशनल पावर लग रही है, बट वो बहुत स्पीड में कर रहा है और बहुत इजीली एफिशिएंटली कर रहा है, कैसे। अब देखो, सबसे पहले स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में है, देखो डिसीजन ट्री बनते हैं बूस्टिंग में, आपको पता है जो आपके वीक लर्नर है वो क्या है, डिसीजन ट्रीज हैं, राइट। अब डिसीजन ट्री बनने के ना 2 तरीके होते हैं, डिसीजन ट्री बनने के, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाउ डीटी आर मेड, डीटी मतलब डिसीजन ट्री। 2 तरीके होते हैं, एक होता है आपका लेवल वाइज, एक होता है आपका लीफ वाइज। लेवल वाइज, लीफ वाइज। लेवल वाइज, अब तक आपके जितने भी ये हो गए ना, एडा बूस्ट हो गया, ग्रेडियंट बूस्ट, एक्जी बूस्ट, इनमें क्या यूज हो रहा था, लेवल वाइज अप्रोच। बट जो एलजीबीएम है, एलजीबीएम किसको यूज करता है, लीफ वाइज को। अब आप बोलोगे कि क्या है ये लेवल वाइज लीफ वाइज, समझ नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एक एग्जांपल समझते हैं, एक क्या मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, एक बड़ा एग्जांपल दूंगा, एक छोटा एग्जांपल दूंगा, अच्छे से समझ आएगा। समझ लो आप क्या हो, एक आपका एक बुक स्टोर है, आप हो मैनेजर एक किसके, बुक स्टोर के। ठीक है, आप एक मैनेजर हो बुक स्टोर के। अब आपको एक बजट मिला है, मतलब ओनर है, ओनर ने आपको एक क्या दिया है, एड बजट दे रखा है, मतलब एडवर्टाइजिंग करने के लिए एक बजट दे रखा है आपको, छोटा सा बजट दे रखा है, छोटा सा बुक स्टोर है, एडवर्टाइजिंग का आपको बजट दे रखा है कि मतलब जैसे आपके पास मान लो 2 जॉनर की बुक है, आपके मतलब बुक स्टोर में 2 जॉनर की बुक हैं, एक हो गई आपकी फिक्शनल, एक हो गई नॉन फिक्शनल, 2 टाइप की बुक हैं आपके बुक स्टोर में। ठीक है, और आपको
ओनर ने बोला है कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और मतलब बुक स्टोर की तुम एडवर्टाइजिंग करो, प्रमोशन करो, ताकि हमारी बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। ठीक है। अब आपके पास ऑलरेडी थोड़ा सा डेटा पड़ा हुआ है, मतलब आसपास के, मतलब अपने सिटी के लोगों का डेटा पड़ा हुआ है। किस किस का डेटा पड़ा हुआ है आपके पास? आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, एक पड़ा है आपके पास कस्टमर की प्रेफरेंस। कस्टमर की प्रेफरेंस का किसके बेस पे? एज के बेस पे। दूसरा जॉनर के बेस पे, मतलब कस्टमर किस बुक को लेता है डिपेंडिंग अपॉन हिज एज एंड जॉनरा, मतलब बुक का जॉनरा क्या है, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, ऐसे। अब आपका मेन गोल क्या है? ये तो आपके पास चीजें हो गई। आपका मेन गोल क्या है? अब आपको किसी ओनर ने भरोसा करके पैसे दे रखे हैं कि एडवर्टाइजिंग करो, तो आपका मेन क्या होगा? टारगेट राइट कस्टमर्स, मतलब आपको बेस्ट कस्टमर्स को टारगेट करना है ना। अब मान लो कोई बंदा बुक खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, अब आप उसको प्रमोशन करो कि ले मेरी बुक ले ले, बुक ले ले, वो लेगा? बुक नहीं लेगा, वो, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप बेचोगे भी किसको? जिसको इंटरेस्ट होगा बुक में। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। तो अब देखते हैं। तो ये तो आपके पास मैंने दे दिया आपको ये सिनेरियो। ये क्या आपका सिनेरियो है ओवरऑल। अब बात करेंगे लीफ वाइज अप्रोच कैसे काम करती है एंड लेवल वाइज अप्रोच कैसे काम करती है। तो पहले हम देखते हैं लेवल वाइज। ठीक है, लेवल वाइज देखते हैं। तो सपोज आपने ना, कस्टमर्स हैं, ओवरऑल कस्टमर्स हैं, आपने कस्टमर्स को, या आपके पास कस्टमर्स थे ओवरऑल, आपने दो ग्रुप्स में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, एक हो गया आपका, आपने एज के बेसिस पे किया, अंडर 30 एंड ओवर 30, मतलब 30 से नीचे के लोग, 30 साल से नीचे के एंड 30 साल से ऊपर के लोग, दो हिस्सों में आपने तोड़ दिया कस्टमर्स को। ठीक है, अब या आपने कर दिया 30-30 में डिवाइड, मतलब अंडर 30 ओवर 30, इनको आपने अगेन स्प्लिट किया। इनको आपने अगेन स्प्लिट किया कि अंडर 30 में जिनको फिक्शनल पसंद है, किनको नॉन फिक्शनल पसंद है। सेम आपने यहाँ पे भी किया, किसको फिक्शनल पसंद है, किसको नॉन फिक्शनल पसंद है ओवर 30 में। ठीक है, मतलब आपने अंडर 30 में जा जाके पूछा कि आपको फिक्शनल पसंद है या नॉन फिक्शनल पसंद है। सेम आपने ओवर 30 में भी जा जाके किया कि क्या आपको फिक्शनल पसंद है या नॉन फिक्शनल पसंद है। तो मतलब एक तरह से आपने क्या किया है, सारे ग्रुप्स को क्या दिया है। लेवल वाइज में क्या होता है, ऑल ग्रुप्स इक्वल इंपॉर्टेंस। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अब मान लो, चलो एक मैं आपको एक ऐसे सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ। आपकी मेजोरिटी सेल्स ना, मतलब आपके एरिया में अंडर 30 वाले लोग ज़्यादा लेते हैं किताब, मतलब जो 20 साल तक के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा किताब लेते हैं, मतलब 90% सेल वहीं से आती है। तो उस हिसाब से ये स्प्लिटिंग सही है क्या? नहीं है सही। क्यों? क्योंकि देखो इसने अंडर 30 को भी उतना ही प्रेफरेंस दे रखी है, ओवर 30 को भी उतनी प्रेफरेंस दिया है, बल्कि ओवर 30 में तो सेल्स है ही नहीं ना हमारी, 10% सेल्स है बस। तो हमें मेन फोकस किस पे होना चाहिए था? सिर्फ अंडर 30 पे। बट इसने तो सबको इक्वली ट्रीट कर रखा है, अंडर 30 को भी 2 बार स्प्लिट करा है, ओवर 30 को भी 2 बार स्प्लिट कर रखा है। सबको क्या दिया उसने? इक्वल इंपॉर्टेंस दे रखी है, जो कि गलत है। सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है वो, मतलब अब बिजनेस कर रहे हो तो देखो इक्वली ट्रीट नहीं चलता, वहां जहाँ पे फायदा होता है वहां चलते हैं। बिजनेस कर रहा है ना वो बंदा, एड बजट चाहिए उसे, अपना मैक्सिमाइज करना है उसे रेवेन्यू, तो इक्वल इंपॉर्टेंस वाला गेम यहाँ नहीं चलता कि इक्वालिटी वगैरह। यहाँ पे उसको मैक्स प्रॉफिट चाहिए अपना। तो जो ये स्प्लिटिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है, जो मैंने आपके बगल में स्प्लिटिंग करके दिखाई है, ये यूजलेस है, क्योंकि इसने अंडर 30 को भी सेम इंपॉर्टेंस दे दी, ओवर 30 को भी सेम इंपॉर्टेंस दे दी, बल्कि आपके 90% सेल अंडर 30 से आ रही है और सिर्फ 10% आ रही है ओवर 30 से। तो आपको मेन फोकस इस पे करना चाहिए था, अंडर 30 वाले पे, बट आपने इक्वली कर दिया, तो वो आपके लिए गलत हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको।
और ये थोड़ा शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ से नहीं आया होगा समझ तो यहाँ से तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ। आपने कोई शॉप खोली अपनी, शॉप से देता हूँ मैं ये वाला एग्जांपल भी। आपने अपने सिटी में एक शॉप खोली, ठीक है। अब शॉप खुलती है तो ऐसा होता है कि हम अपने फ्लायर्स बनाते हैं, वो प्रमोशनल ब्रोचर्स वगैरह ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो आपने ब्रोचर्स वगैरह फ्लायर्स वगैरह बना दिए अपनी शॉप के लिए। लिख भी देता हूँ आपको ताकि रिवीजन के लिए आसानी हो। फ्लायर्स फॉर शॉप, ठीक है, ये बनाया आपने। अब आपके एक सिटी में रहते हो, हम्म। अब आपको ये पता है, आपने ना, मान के चलो लेवल वाइज में बता रहा हूँ, आपने ऑल ओवर द सिटी, आपकी जो पूरी ओवरऑल सिटी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्लायर, डिस्ट्रीब्यूट, पूरी सिटी में कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब देखो यहाँ का गलत क्या, गलती क्या हुई। अब आपकी शॉप है जिस एरिया में, अब पूरी सिटी के लोग तो आपकी शॉप पे आने नहीं वाले, बहुत कम चांस है उसके। आपकी शॉप पे आएंगे कौन, जो आपके नेबरहुड के लोग हैं, 1-2 किलोमीटर के एरिया है, आपको वहां प्रमोशन करना चाहिए था। आप पूरे शहर में ढिंडोरा पीट रहे हो कि मेरी शॉप पे आओ, मेरी शॉप पे आओ। बट जो अगर कोई बंदा दूर रहता होगा वो आपकी शॉप पे क्यों आएगा, सोचने वाली बात है ना। अगर कोई 10 किलोमीटर दूर रहता है, वो 10 किलोमीटर दूर से आपकी शॉप पे क्यों आएगा खाने, है ना। उसके अगर अगल होगी तो मतलब वो पेट्रोल खर्च करके पहले आपकी शॉप पे आए, फिर वहां पे भी पैसे देगा। सेंस नहीं बनता ना इस बात का। तो आपने ओवरऑल जब सिटी पे आपने पूरा फ्लायर्स बेचे, सबसे पहले तो आपके फ्लायर्स में आया खर्चा बहुत ज़्यादा। इसको आप खर्चे को कंप्यूटेशनल कॉस्ट से मान लो कि आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई, अगर मशीन लर्निंग के टर्म्स में बात कर रहे हैं। पहले तो कॉस्ट आ गई आपकी बहुत ज़्यादा, राइट। और आपको उतने यूजर्स भी नहीं मिल पाए अपने शॉप के लिए, मतलब उतना आपको एक्यूरेसी भी नहीं मिल पाई एक तरह से, अगर एमएल मॉडल की उसमें बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी भी नहीं मिल पाई आपको। क्यों, क्योंकि आपने तो ओवरऑल पूरे शहर पे फोकस कर दिया। बट आपको फोकस किस पे करना चाहिए था, नेबरहुड पे फोकस करना चाहिए था, ना कि पूरे शहर पे। तो वो आपकी गलती हुई है यहाँ पे। और लेवल वाइज अप्रोच में यही दिक्कत होती है आपकी, ठीक है। ये आपका लेवल वाइज अप्रोच का एग्जांपल था। अब बात करते हैं हम अपनी लीफ वाइज अप्रोच की। लीफ वाइज अप्रोच, आई होप आपको समझ आया होगा कि लेवल वाइज अप्रोच क्या बोलना चाहता मैं। नहीं भी आया तो एक बार लीफ वाइज देख लो, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, अब लीफ वाइज में क्या करोगे। लीफ वाइज में आपको ऑलरेडी पता है आपकी मेजोरिटी वाली ऑडियंस क्या है, मतलब अंडर 30 वाली है। मैं बुक वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका प्रीवियस वाला ही है, ये वाला ही कस्टमर्स वाला, जिसमें आपका मैनेजर वगैरह हो आप बुक स्टोर के। आपने, आपको पता है कि अंडर 30 वाला आपका मेन पॉइंट है, मेन सेगमेंट है जहाँ पे आपकी बुकें बिकती है, राइट। तो इस बार आपने कैसे डिवाइड किया लोगों को, कस्टमर्स ले लिए, ठीक है। देन आपने क्या किया, स्प्लिट किया अंडर 30 ओवर 30, राइट। फिर अंडर 30 पे आपने स्प्लिट किया, कि मतलब अंडर 30 वालों से पूछा फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, ठीक है। बट ओवर 30 को नहीं किया आपने इस बार स्प्लिट। जैसे यहाँ पे आपने इक्वली इंपॉर्टेंस दी थी ना, अंडर 30 को ओवर 30 को, दोनों को स्प्लिट करा था। बट यहाँ नहीं करा आपने, यहाँ पे आपने सिर्फ अंडर 30 पे फोकस करा है, ठीक है। ओवर 30 को हमने नहीं किया। अब ओवर 30 के हर बंदे से जा जाके कौन पूछता रहेगा कि आपको फिक्शनल पसंद है या नॉन फिक्शनल पसंद है, बल्कि उनका तो इतना इंपॉर्टेंस है भी नहीं, 10% इंपॉर्टेंस है। मेरी 90% सेल अंडर 30 से आ रही है, तो मैं उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा ना अपनी, राइट। तो यहाँ पे वही है कि इंपॉर्टेंस टू इम्पॉर्टेंट फीचर, मतलब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसी को इम्पोर्टेंस मिलेगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इम्पोर्टेंस देंगे भी नहीं हम, ठीक है। अब वही ऊपर वाला एग्जांपल देते हैं हम, दूसरा वाला जिसके बाद दिया था मैंने, फ्लायर्स वाला। इस बार आपने क्या किया, जो आपके फ्लायर्स थे वो आपने ऑल ओवर द सिटी की जगह सिर्फ नेबरहुड में बांटे,
सिटी में नहीं बांटे आपने पूरे, और इस बार नेबरहुड में बांटे बस। तो नेबरहुड में क्या है होगा, पहले तो आपका आपके फ्लायर्स का खर्चा कम आया, क्योंकि नेबरहुड में कितना ही चाहिए, 2 2 किलोमीटर में जितने आपके लोग घर वगैरह होंगे उन्हीं के फ्लायर्स निकालने हैं। वहीं अगर आप पूरी सिटी के लिए निकालते फ्लायर्स, तो आपके फ्लायर्स भी ज़्यादा लगते, खर्चा ज़्यादा होता, कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाता, राइट। और नेबरहुड में क्या है, तो मेजोरिटी चांसेस है कि आप नेबरहुड में आपने हर घर पे फोकस किया है, तो मेजोरिटी चांसेस है कि लोग आएंगे आपके दुकान पे। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल था ये लेवल वाइज और लीफ वाइज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करता है आपका ये एलजीबीएम। ठीक है, कैसे करता है, वो लेवल वाइज की जगह लीफ वाइज अप्रोच को यूज करता है। और एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर ये मैनेजर वाला एग्जांपल समझ नहीं आया तो ये फ्लायर्स वाला एग्जांपल समझा दो, इंटरव्यूअर को भी आप ये एग्जांपल दे सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट चीज हमने क्या बात करी थी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब बचे गॉस एंड ईएफबी। तो सेकंड होगा हमारा गॉस। ठीक है, अब पहले गॉस की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ग्रेडियंट बेस्ड वन साइड सैम्पलिंग। वन साइड सैम्पलिंग, ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब ये काम कैसे करती है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो इसकी वर्किंग ऐसी है, पहले ग्रेडियंट बूस्ट का देखते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट बूस्ट है ये आपका। अ, हर सैंपल का ना एक वो होता है, ग्रेडियंट होता है। मतलब आप ग्रेडियंट बूस्टिंग में मानो आपका जो हर रो है, सैंपल यानी मैं रो को बोल रहा हूँ, हर जो आपके हर रो है या हर इंस्टेंस है, ईच रो या सैंपल बोल लो या इंस्टेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, हर रो सैंपल का क्या होता है, अपना एक ग्रेडियंट होता है। हर रो का होगा एक ग्रेडियंट। ठीक है, एक वैल्यू असाइन होगी हर रो को। अब जो वो ग्रेडियंट है वो क्या इंडिकेट करता है, जो ये ग्रेडियंट है ये क्या बताता है हमें, ये इंडिकेट करता है कि मतलब हाउ एरर विल चेंज, हाउ एरर विल चेंज। अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। हाउ एरर विल चेंज का मतलब हम अगर सैंपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो एरर कैसे चेंज होगी, ये ग्रेडियंट बताता है हमें। कि अगर मैंने सैंपल को कम इंपॉर्टेंस दी तो एरर कैसे चेंज होगी, मैंने सैंपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी तो ये एरर कैसे चेंज होगी, इसकी एरर बढ़ेगी या एरर कम होगी। अगर मैंने इसको कम इंपॉर्टेंस दी तो एरर बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, तो एक तरह से मतलब हमें एरर मिनिमाइज करने में मदद करता है। कि मतलब जब अगर मैं किसी रो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ और एरर मेरी घट रही है, तो मतलब राइट है वो, मेरे को एरर घटानी ही तो है। बट अगर मैं किसी को मैं इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहा हूँ और एरर मेरी बढ़ रही है, तो वो मैं गलत कर रहा हूँ ना, क्यों, एरर तो मुझे घटानी है। तो ग्रेडियंट यही बताता है कि मतलब तुम्हारी इंपॉर्टेंस से एरर में क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर इन शॉर्ट टर्म में सिंपल टर्म्स में बताना चाहूँ तो एक तरह से मान लो कि अगर कोई लार्ज ग्रेडियंट आ रहा है किसी सैंपल का अगर लार्ज ग्रेडियंट आ रहा है, तो उसका मतलब होगा जो सैंपल है वो हार्ड टू प्रिडिक्ट है। मतलब मॉडल उसे प्रिडिक्ट करने में दिक्कत आ रही है मॉडल को। ठीक है, अब अगर किसी चीज को दिक्कत आ रही है तो यानी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, मान लो मैथमेटिक्स के 2 3 टॉपिक है यहाँ पे। अगर कोई टॉपिक आपको ऑलरेडी इजीली एक बार पढ़ने में आ गया तो मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो कम मार्क्स का ही आने वाला है एग्जाम में। बट कोई टॉपिक है जो आपको टफ लग रहा है, हाँ कि मतलब इसमें मेरे को बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एग्जाम में जब आएगा ना तो अच्छे खासे मार्क्स का भी आएगा वो, कॉमन चीज़ है ना। सेम वैसी कि अगर कोई लार्ज ग्रेडियंट वाला सैंपल है तो सिंपल सी बात है वो हार्ड है प्रिडिक्ट करने में, मतलब मॉडल उसे आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो उसे आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो हमारे डेटा सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि हमें पता है कि जो डिफिकल्ट थिंग्स होती हैं वही आपकी बेस्ट थिंग्स होती हैं। जिस चीज जो आपकी डिफिकल्ट होगी वही आपकी बेस्ट होगी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये ताकि समझने के लिए।
डिफिकल्ट इज द बेस्ट, राइट। और स्मॉल ग्रेडियंट होगा, तो स्मॉल ग्रेडियंट तो मतलब आपको पता ही है कि मतलब मॉडल उसे इजीली प्रिडिक्ट कर लेगा। मॉडल कैन इजीली प्रिडिक्ट। अब मैं यहाँ ग्रेडियंट की बात क्यों कर रहा हूँ गॉस के लिए, क्योंकि गॉस का नाम ही क्या है, ग्रेडियंट बेस्ड वन साइड सैम्पलिंग। अभी देखेंगे क्या कैसे, ठीक है। तो मतलब अगर कोई चीज इजीली प्रिडिक्ट हो पा रही है तो मतलब मॉडल को वो आता है ऑलरेडी, तो मॉडल को ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है उसमें माथा मारने के लिए। तो मॉडल को सीखना क्या चाहिए, लार्ज ग्रेडियंट वाले रूल्स को प्रिडिक्ट करना। स्मॉल ग्रेडियंट वाले तो उसे ऑलरेडी आते हैं। अब जो चीज आती है उसी को बार बार सीख के क्या करेगा वो। अब बात करते हैं गॉस की। ये तो हो गई बात ग्रेडियंट्स की, अब आते हैं गॉस पे। तो इन शॉर्ट गॉस कैसे करता है काम, मैं आपको गॉस का बताता हूँ अब। तो गॉस क्या करता है ना, ये क्या करता है, आपके मतलब जो भी लार्ज ग्रेडियंट वाले सैंपल्स हैं ये उन्हीं को रखता है बस। कीप ओनली लार्ज ग्रेडियंट सैंपल्स, ठीक है। क्यों रखता है उन्हें, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। मैंने बताया ना, मतलब लार्ज ग्रेडियंट है तो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है तो बेस्ट है, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मॉडल। अभी समझेंगे कैसे काम करेगा, अभी तो बस शुरुआत हुई है अभी तो। अब इससे होगा क्या, मतलब वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज पे ही ध्यान दे रहा है तो उससे फायदा क्या हो रहा है हमारा, अब तक समझ आया। अगर किसी को समझ आ गया होगा तो इससे हमारा क्या हो रहा है, हमारा टाइम बच रहा है एंड रिसोर्स बच रहा है। रिसोर्स, रिसोर्स यानी कंप्यूटेशनल पावर वगैरह, ठीक है। कैसे बच रहा है, अ, कैसे इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास 2000 सैंपल्स हैं, 2000 डेटा सेट के पॉइंट्स हैं, 2000 रोज हैं, ठीक है। अब उनमें से 1500 आपकी स्मॉल ग्रेडियंट है, 2000 में से 1500 आपके स्मॉल ग्रेडियंट है जो मॉडल ने इजीली प्रिडिक्ट कर लिए। बाकी बचे 500 लार्ज ग्रेडियंट। तो ये गॉस क्या करेगा टेक्निक, इन 1500 को नेग्लेक्ट कर देगा एक बार के लिए और मेन फोकस करेगा उन 500 पे। अगर वो उन 500 पे ही फोकस कर रहा है 2000 की जगह, तो पहला आपका पावर बच रही है, मतलब वो 1500 बार ट्रेन नहीं होना पड़ेगा, उन 1500 फालतू चीजों पे ट्रेन नहीं होना पड़ेगा जो उसे ऑलरेडी आती हैं। और 2000 चीजों को ट्रेन होना और 500 चीजों को ट्रेन होना में टाइम का बहुत फर्क होता है। अगर 2500 को ट्रेन होने में आपका 2 मिनट लग रहे हैं, तो अगर वहीं अगर 2000 होते तो 8 मिनट लग रहे होते आपके, तो आपका टाइम बच रहा है यहाँ। तो सिर्फ लार्ज ग्रेडियंट वालों पे फोकस करता है आपका गॉस टेक्निक, ठीक है। तो पहले तो सेव टाइम रिसोर्सेज बचाएगा आपके, देन स्पीड, देखो सेव टाइम होगा तो स्पीड भी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी मॉडल की, ठीक है। मतलब 2000 की जगह सिर्फ अगर 500 को ट्रेन करना हो तो स्पीड तो बढ़ेगी मॉडल की ऑफ कोर्स। तीसरा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब यही रिसोर्स वाली बात, ठीक है। मतलब आपके रिसोर्स कम लगेंगे, लेस कंप्यूटेशनल पावर होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं गॉस के, बेनिफिट्स ऑफ गॉस। अभी भी बहुत हो सकता है कि बहुतों को समझ नहीं आएगा गॉस क्या होता है, चिंता मत करो एग्जांपल दूंगा मैं। अब आप बोलोगे कि उसने सैंपल कम कर दिया तो एक्यूरेसी पे कोई फर्क आएगा, मतलब 2000 थे वहां पे हमारे पास डेटा पॉइंट्स, उसने 2000 से सिर्फ 500 लेने लग गया वो, तो एक्यूरेसी में तो फर्क आना चाहिए उस हिसाब से, बट नहीं, साथ साथ में वो एक्यूरेसी भी मेंटेन कर लेता है। मेंटेन एक्यूरेसी कैसे करता है अभी देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। एक्यूरेसी मेंटेन करता है वो, मतलब भले ही डेटा साइज रिड्यूस हो रहा है आपका, बट गॉस आपका सैंपल्स को वेट ऐसे असाइन करता है। हमने पढ़ा है ना कि ग्रेडियंट बूस्टिंग में हर रो के ऊपर मतलब एक वेट असाइन होता है, ठीक है, पढ़ा है हमने। तो ये वेट्स को ऐसे असाइन करता है कि जो आपकी प्रिडिक्शन है ना वो वैसी रहे, चाहे वो 500 के लिए कैलकुलेट हो रहा है चाहे वो 2000 के कैलकुलेट हो रहा है, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, आपकी एक्यूरेसी में फर्क ना है। तो ये इसका
वेट्स असाइनिंग बहुत यूनिक है। यूनिक बोल लो या पावरफुल है, कुछ भी बोल लो। मतलब इसका कोई अतरंगी सा ही तरीका वेट असाइनिंग का, जिसकी मदद से एक्यूरेसी को मेंटेन कर लेता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए गॉस के। अब मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ गॉस को, और तब अच्छे से समझ आएगा गॉस क्या होता है। मान लो आप एक मॉडल ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। मॉडल ट्रेन कर रहे हो, आप पे हैं टोटल सैंपल्स 10,000, ठीक है। टोटल सैंपल कितने हैं? 10,000। 10,000 में से आपके लार्ज ग्रेडियंट वाले कितने? लार्ज ग्रेडियंट वाले आपके 2,000। तो स्मॉल ग्रेडियंट वाले कितने हो गए? 8,000। 10,000 माइनस 2,000, 8,000, राइट। अब विदाउट गॉस देखते हैं कि जब गॉस यूज नहीं हो रहा तब क्या होगा। विदाउट गॉस, विदाउट गॉस क्या होगा? मॉडल जो आपका करेगा, जैसे हमें पता है ये हर बार आइट्रेशन करते हैं। बूस्टिंग मॉडल मतलब पहला वीक लर्नर बनता है, देन दूसरा वीक लर्नर, देन तीसरा वीक लर्नर, चौथा वीक लर्नर, ऐसे बनते हैं। तो मैं इन वीक लर्नर को आइट्रेशन से डिनोट कर रहा हूँ। आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, मान लो आपकी आइट्रेशन 1 हुई, ठीक है। आइट्रेशन में 1 में आपके 10,000 के 10,000 सैंपल्स गए हैं, ठीक है। देन आपकी आइट्रेशन 2 हो गई, उसमें आपके 10,000 के 10,000 सैंपल्स गए हैं। देखो ये बात अलग है कि मतलब ऐसा होता है कि आइट्रेशन 1 में जो एरर्स आती है, आइट्रेशन 2 में उन एरर्स पे फोकस किया जाता है। वो चीज़ तो है बूस्टिंग में, बट जाएँगे तब भी 10,000 के 10,000। इम्पोर्टेंस छोड़ दो कि मतलब एरर्स वालों पे इम्पोर्टेंस देगा। वो तो है बात, बट जाएँगे तब भी 10,000 आइट्रेशन 2 में। भले ही फोकस उन एरर्स वालों पे करेगा वो, बट आइट्रेशन 2 में भी 10,000 जाएँगे, सेम आइट्रेशन 3 में भी 10,000 जाएँगे, ठीक है। सेम आइट्रेशन 4 में भी जाएँगे एंड सो ऑन। इन शॉर्ट मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ कि इट यूजेस ऑल सैंपल्स फॉर ईच आइट्रेशन। कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपने तो बोला था कि बूस्टिंग में ये होता है कि मतलब अगले उस आइट्रेशन में एरर से फोकस किया जाता है। एरर से फोकस किया जाता है मतलब मान लो आइट्रेशन 1 में 10,000 में से 5,000 के अंदर एरर्स आ रही है, तो आइट्रेशन 2 में उन 5,000 पे फोकस किया जाता है, ठीक है। बट तब भी जाएंगे 10,000 के 10,000 सैंपल्स, भले ही फोकस उन वो 5,000 गलतियों पे करेगा, ठीक है। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं विदाउट कॉस्ट में। तो मतलब जाते 10,000 के 10,000 हैं हर आइट्रेशन के अंदर। अब बात आती है गॉस के साथ। गॉस में क्या होगा, ये क्या करेगा, इन 2,000, अब एक सबसेट क्रिएट करता है ये डेटा सेट से। ये करेगा एक सबसेट क्रिएट। ओवरऑल कितने आपके पास? 10,000, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये आपका ओवरऑल डेटा है। इसमें से इसने आपके 2,000 लार्ज वाले उठा लिए। ये कौन से आपके? लार्ज ग्रेडियंट, ठीक है। 2,000 के 2,000 उठा दिए। और स्मॉल वालों में से ये रैंडमली उठा लेगा। जैसे स्मॉल वाले कितने हम पे 8,000 हैं, और स्मॉल वालों को आपको पता है इंपॉर्टेंस इतनी होती नहीं है। बट वही है कि अगर लार्ज लार्ज को भी ट्रेन करोगे एक साथ तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये करता है स्मॉल से कुछ भी रैंडमली कुछ उठा लेगा, मतलब 8,000 में से कोई 2,000 उठा लेगा, चलो मान लेते हैं। चलो 1,000 ही मान लेते हैं। 1,000 उठा लेगा स्मॉल ग्रेडियंट वाले, ठीक है। 10,000 थे, 2,000 लार्ज ग्रेडियंट वाले तो सारे उठाएगा वो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो 2,000 के 2,000 उसने लार्ज ग्रेडियंट वाले उठा लिए। स्मॉल ग्रेडियंट में से कोई भी 1,000 उठा देगा, 8,000 में से रैंडमली किन्हीं 1,000 को पिक कर देगा, ठीक है। अब आपके क्या बचे, कितने हुए ये ओवरऑल? 2,000 और 3,000, सॉरी 2,000 1000 3,000। तो जो आपके 3,000 है क्या है ये ओवरऑल सैंपल्स, बस। अब ये आइट्रेशन 1 आइट्रेशन 2 किस पे चलेगा? इन 3,000 पे चलेगा। मतलब यहाँ 10,000 पे चल रहा था आइट्रेशन 1 आइट्रेशन 2, अब यहाँ 3,000 पे चलेगा, ठीक है। अब देखो डेटा कम हो गया तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी मॉडल की, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और लेस कंप्यूटेशनल, और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बेनिफिट में। तो ये आपका गॉस है, समझ आया?
मतलब इसके बाद वाला जैसे ये 3000 सैंपल्स मिल गए हमें, उसके बाद वही चीज़ होनी है यहाँ पे भी। आइट्रेशन 1 में 3000 जाएंगे, फिर आइट्रेशन 2 में 3000 जाएंगे, आइट्रेशन 3 में 3000 जाएंगे, और ऐसे सो ऑन होता होता रहेगा ऐसे, जब तक आपको फाइनल मॉडल नहीं मिल जाता आपका। राइट। तो ये होती है आपकी गॉस टेक्निक। आई होप आपको समझ आया होगा स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एंड गॉस। तो हमने तीसरी क्या चीज पढ़ी थी डिफरेंस के टाइम में? स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हो गया, गॉस हो गया, देन बचा हमारा ई एफ बी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। थर्ड हो गया हमारा ई एफ बी। ई एफ बी की भी कोई फुल फॉर्म होगी? इसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव फीचर बंडलिंग। यही तीन फीचर है मेनली इंपॉर्टेंट जब भी आप एलजीबीएम पढ़ रहे हो ना। इन्हीं ने इसे अलग बनाया था, ग्रेडियंट बूस्टिंग, और बहुत पावरफुल बनाया था इन तीन फीचर्स ने। तो पहले वर्किंग देख लेते हैं, सेम जैसे हमने गॉस में देखा। वर्किंग होगा, ये क्या करता है, ईएफबी क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? जितने भी आपके ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर। अब आप बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर क्या होते हैं? लिख तो दिया टर्म, अब ये समझाओ भी तो। समझाएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या होते हैं? इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब ऐसे फीचर्स जहाँ पे एक बार में एक ही चीज ट्रू हो सकती है। वेयर वन थिंग कैन बी ट्रू एट अ टाइम। एक बार में एक ही चीज सच हो सकती है वहां पे। अब समझ नहीं आ रहा होगा, ऑफ कोर्स बात है, सिंपल सी बात है, पहली बार टॉपिक सुन रहे होगे तो समझ नहीं आ रहा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके आपका घर है एक, आपके घर में तीन गाड़ियां हैं। आपका हाउस है, आपके पास तीन गाड़ियां हैं। एक मैं मान लेता हूँ स्कूटी है आप पे, एक होगी आप पे बाइक होगी, एक आप पे कार होगी। आप अकेले रहते हो घर में। ठीक है, बहुत अमीर हो आप, तीनों चीजें हैं आपके पास। लेकिन आपको अब ऑफिस जाना है। आपको कहाँ जाना है? वांट टू गो ऑफिस। अब ऑफिस जाना है, तीनों चीजें तो चला के नहीं लेके जा सकते। लेके जा सकते हो तीनों चीजें एक साथ? ऑफ कोर्स नहीं लेके जा सकते, आप अकेले बंदे हो। तो एक बार में एक ही चीज लेके जा सकते हो, या तो आप ऑफिस के लिए स्कूटी लेके जाओ, या बाइक लेके जाओ, या कार लेके जाओ। मान लो आपने किया कि मैं बाइक से जाता हूँ। यू सिलेक्ट बाइक। आपने बोला मैं बाइक से जाऊंगा आज। तो इसका बनेगा कैसे वेक्टर? आप स्कूटी में जीरो आएगा, क्योंकि आपने स्कूटी चूज नहीं की। बाइक आपने चूज किया तो बाइक में आएगा आपका वन। कार में आपने चूज नहीं किया तो ये आएगा जीरो। ये होगा ईएफबी आपका। इनको आप ईएफबी बोल रहा हूँ। ये आपका होगा एक्सक्लूसिव फीचर, सॉरी, ईएफबी नहीं, एक्सक्लूसिव फीचर। एक्सक्लूसिव फीचर मतलब जब आपके पास आप एक ही बार में एक ही चीज को अप्लाई कर सकते हो। मैं आपके पास तीन ऑप्शन ना, स्कूटी बाइक कार, बट एक बार में आप सिर्फ एक को ही यूज कर सकते हो। या तो स्कूटी करोगे, या बाइक करोगे, या कार ही करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी। हम्म, यहाँ पे एक, अगर ईएफपी का अगर मैं थोड़ा एक चीज बताऊं, तो यहाँ पे एक एक दिक्कत होती है, दिक्कत बोलो या कुछ बोल लो। मान लो आपका कोई ऐसा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर है जिसमें बहुत ऑप्शन है। यहाँ तो मैंने जस्ट तीन ऑप्शन थे कि मतलब स्कूटी बाइक कार। ऐसे मान लो आपके 100-200 ऑप्शन है, कोई फीचर होगा ऐसे। ठीक है, 100 ऑप्शन है उसके अंदर। अब 100 ऑप्शन में से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने क्या बोला कि एक ही चीज ट्रू हो सकती है। मतलब ये वन सिर्फ एक ही बार हो सकता है, बाकी सारे जीरो रहेंगे। अब बहुत ज्यादा जीरो रहेंगे, मतलब 99 जीरो रहेंगे और एक वन रहेगा। तो आपका क्या चांसेस होते हैं? स्पार्स डेटा के चांसेस होते हैं। ठीक है। किसके चांसेस होते हैं? स्पार्स डेटा के। अब स्पार्स डेटा के चांसेस तो होते हैं, बट एलजीबीएम ना
स्पार्स डेटा को भी हैंडल कर सकता है, उसकी खासियत है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वाले पागल तो है नहीं, उनको भी पता था अगर एक्सक्लूसिव फीचर के साथ जा रहे हैं वो, तो ये प्रॉब्लम तो आएगी उनको, ये जीरोस वाली प्रॉब्लम। तो उन्होंने उसका पहले से सॉल्यूशन सॉर्ट करा हुआ है कि स्पार्स डेटा को एलजीबीएम ऑलरेडी हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। अब टॉपिक से भटकते नहीं है, ईएफबी पे आते हैं। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर्स को अलग अलग ट्रीट करने के बजाय, मतलब आपके डेटा सेट में ऐसे तीन चार फीचर हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर तीन चार हैं, तो ये ऐसा नहीं उनको अलग अलग ट्रीट करेगा। मतलब अगर मैं मान लूँ आपके पास तीन फीचर हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर है, F1, F2, F3, F4, चार फीचर हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, चारों के चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, तो इन चारों को अलग अलग ट्रीट नहीं करेगा कि मतलब F1 को मैं अलग से लेके चलता हूँ, F2 को अलग से लेके चलता हूँ, F3 को अलग से, F4 को अलग से, जो कि बाकी बूस्टिंग एल्गोरिथम ऐसे ही करते हैं कि मतलब F1 को अलग लेके चलेगा, F2 को अलग लेके चलेगा, F3 को अलग, F4 को अलग। बट ये ऐसा नहीं करेगा, ये सबको कंबाइन करेगा एंड इनका मिलके एक सिंगल फीचर बना देगा। इनको कंबाइन करके एक सिंगल फीचर बना देगा। ये मैं लिख देता हूँ, ये कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर्स थे सारे। तो जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर्स होंगे आपके डेटा सेट में, उनको करेगा कंबाइन और उनको एक फीचर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब देखो, चार फीचर का उसने एक फीचर बना दिया, तो आपका डेटा स्मॉल हो गया, आपके हाई डायमेंशनल डेटा लो डायमेंशनल हो गया ना। पहले आप पे चार फीचर थे, अब वो एक बन गए हैं। तभी मैंने आपको एक यूज केस बताया था, अगर यहाँ पे ध्यान दिया हो आपने, जब मैं पॉइंट्स बता रहा था, ये हाई डायमेंशनल डेटा को हैंडल कर सकता है इजीली, इसी वजह से कर पाता है इस ईएफबी की मदद से। ठीक है, क्योंकि ये चार फीचर्स को एक फीचर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो आपकी डायमेंशंस कम हो जाती हैं, तो डायमेंशन कम होंगी तो स्पीड बढ़ेगी, आपकी कंप्यूटेशन पावर कम लगेगी, हाई डायमेंशनल डेटा इजीली हैंडल हो जाएगा। अब कैसे करता है ये तो इसने सिंगल फीचर तो बना दिया, ठीक है, लेकिन जब ये मॉडल को भेजता है, ये जब सिंगल फीचर बना दिया, अब बात आती है ट्रेनिंग की। जब मॉडल ट्रेन हो रहा है, अब ये ट्रेनिंग के टाइम क्या करता है, इन्हें अनबंडल करता है, इनको खोल देगा। मतलब इसने चारों को कंबाइन किया था, अब इन कंबाइन से इन्हें एक्सट्रैक्ट कर देगा, मतलब चारों को वापस अलग अलग कर देगा। ठीक है, और ट्रेनिंग के टाइम इन्हें सेपरेटली ट्रीट करेगा। मतलब पहले तो उसने चारों को कंबाइन करके एक सिंगल फीचर बनाया, फिर ट्रेनिंग का जब मॉडल का ट्रेनिंग का टाइम आया, तो उसने उनको तोड़ दिया, मतलब वापस 1 2 3 4 में बना दिया, और मॉडल को सेपरेटली बोला कि मतलब F1 को अलग देख, F2 को अलग देख, F3 को अलग देख, F4 को अलग देख। जैसे ही उसने देख लिया, उसने वापस रिकम्बाइन कर दिया, और इससे क्या हुआ, हमारे आउटपुट पे कोई, वो इसने ऐसा क्यों किया स्पेसिफिकली, मतलब ट्रेनिंग के टाइम उसे अनबंडल क्यों किया, ये आप कोई पूछ सकता है कि वाई अनबंडल। मतलब जब आपने खुद ही कंबाइन कर रखा है, तो उसका अनबंडल क्यों किया। अरे यार, अनबंडल, तो इसका रीजन है, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट अवर डज नॉट अफेक्ट अवर आउटपुट, ताकि हमारे जो आउटपुट है उस पे कोई इफेक्ट ना आए इसका। मतलब उसने चार फीचर को सिंगल फीचर तो बना दिया, बट डेटा के हिसाब से तो वो अलग अलग फीचर है ना, वो सिंगल फीचर तो है नहीं, वो तो आपने बस बना दिया अपने के लिए। तो इसलिए उसने ट्रेनिंग के टाइम उन्हें वापस अनबंडल किया, अलग अलग तरीके से भेजा, ताकि आपके आउटपुट पे कोई फर्क ना आए, आपका आउटपुट सिमिलर रहे। मतलब जितना मॉडल पहले एक्यूरेसी दे रहा था, उतना ही वैसी एक्यूरेसी दे। ठीक है, तो ट्रेनिंग के टाइम इन्हें सेपरेटली ट्रीट करता है वो, ये याद रखना। तो ईएफबी का ऐसा कुछ काम है, एक्सक्लूसिव फीचर बंडलिंग। अब देखो, इससे फायदे क्या क्या होंगे आपके, बेनिफिट्स यहीं लिख दूं क्या, यहीं लिख देते हैं बेनिफिट्स। पहले देखो, उसने
जैसे कि पहले सबकी अलग अलग मेमोरी थी, F1 एक अलग जगह मेमोरी पे स्टोर था, F2 अलग मेमोरी पे स्टोर था, F3 अलग, F4 अलग। बट उसने उनको कंबाइन करके एक मेमोरी में स्टोर कर दिया, एक ही जगह पे स्टोर कर दिया, एक सिंगल फीचर के अंदर। तो इससे आपकी क्या बची? सेव मेमोरी। ठीक है, आपकी बहुत मेमोरी बच गई, मतलब 4 फीचर जितनी मेमोरी ले रहे थे, अब वो सिंगल फीचर ले रहा है बस। मतलब सिंगल फीचर तो बहुत कम लेगा ना 4 फीचर के मुकाबले। तो इससे क्या, सेव मेमोरी करने से क्या बन गया वो? एफिशिएंट। और अगर किसी ने देखा होगा तो मैंने वहां पे ऊपर बताया था, मतलब इससे पहले जब पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, हाईली एफिशिएंट है वो एलजीबीएम। और आपने फीचर्स को कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड तो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, और लार्ज डेटा सेट भी आप हैंडल कर सकते हो, लार्ज एंड स्पार्स डेटा हैंडल कर सकते हो। स्पार्स डेटा मैंने बताया आपको कैसे आता है, ये यहाँ पे मैंने बता दिया ना आपको, जीरो जब ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको स्पार्स डेटा बोलते हैं। तो उसको भी हैंडल कर लेता है ये ईएफ भी आपकी। ठीक है, तो यही है आपका ईएफबी कि एक्सक्लूसिव फीचर को एक साथ बंडल कर देना, ट्रेनिंग के टाइम उन्हें अनबंडल कर देना, सेपरेटली ट्रीट करना। और अनबंडल क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे आउटपुट पे कोई इफेक्ट ना आए। वरना अगर आप यही बंडल्ड फॉर्मेट ट्रेनिंग के टाइम भेज दोगे, तो आपका आउटपुट इन्फ्लुएंस हो सकता है ट्रेनिंग के टाइम, राइट? तो ये 3 चीजें हैं जो एलजीबीएम को बाकी टेक्निक से अलग बनाती हैं, और आपको ये तीनों टेक्निक्स ही पढ़नी है मेनली। इसका मैथमेटिक कुछ नहीं है, मैथमेटिक ग्रेडियंट बूस्टिंग जैसा है। जनरल वर्किंग भी कुछ नहीं है, जनरल वर्किंग सारे बूस्टिंग एल्गोरिथम की सेम होती है। तो आपको पढ़ना है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, देन आपको पढ़ना है गॉस, देन आपको ईएफपी। सिर्फ 3 चीजें हैं आपके पास, राइट? तो ये बस 3 चीजें थी जो आपको पढ़नी थी। देन इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं एलजीबीएम का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले तो हमें एलजीबीएम उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये कमांड डालोगे, पिप इंस्टॉल लाइट जीबीएम, राइट? तो इससे इंस्टॉल हो जाएगा, छोटा सा ही है तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने इंपोर्ट करा है यहाँ पे पांडास को। देन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा है लाइट जीबीएम एस एलजीबी। ठीक है, फिर मैंने एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट किया। यहाँ पे एसकेएलएन मैट्रिक्स से मैंने एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की आई थिंक जरूरत है नहीं, एक्यूरेसी स्कोर से काम चल जाएगा। बाकी प्रिसीजन स्कोर, रिकॉल स्कोर आप निकाल सकते हो, और भी हम एक्यूरेसी स्कोर देखेंगे बस यहाँ। और इसके लिए मैंने डेटा सेट ले रखा है, वाइन का डेटा सेट है एसके लर्न के अंदर। क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है? और देन ये आपकी मैटप्लॉटलिब जिससे आप फेमिलियर हो ऑलरेडी। इन 3 लाइनों में मैंने आपका वाइन डेटा एक्सट्रैक्ट किया एसके लर्न से, उसको एक पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करा है, और कन्वर्ट के बाद वो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये आपका डेटा सेट है, एंड ये आपका टारगेट कॉलम है। तो इसमें 3 क्लासेस होती है टारगेट में, 0 1 2। ठीक है, वाइन की 3 क्लासेस होती हैं वाइन वाले डेटा सेट में। मेरे को इतना पता नहीं है इस डेटा सेट के बारे में, बट 3 क्लासेस होती हैं आई थिंक। एक बार चेक कर लेते हैं। और डीएफ टारगेट डॉट वैल्यू काउंट्स, या तीन तीन क्लास है। ठीक है, 1 0 एंड 2। ओके, देन क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, मतलब इतना हमें पता है। देन हमने एक्स और वाई में स्प्लिट करा है। एक्स के अंदर आपके सारे इनपुट कॉलम्स हैं। इनपुट कॉलम कौन से हैं आपके? ये जितने भी दिख रहे हैं, अल्कोहल, मैलिक एसिड, मतलब टारगेट कॉलम को छोड़ के जितने बचे ये सारे आपके जा रहे हैं इनपुट कॉलम के अंदर। वाई के अंदर आपका मैं टारगेट कॉलम स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको रन करते हैं। ये आप ऑलरेडी फेमिलियर हो इन स्टेप्स के साथ यार। फिर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वाला स्टेप है, ये तो मैं कितनी वीडियो में बता चुका हूँ। जो मशीन लर्निंग जब से स्टार्ट किया हर वीडियो में चल रहा है ये वाला। तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन जाएगा आपका ट्रेनिंग के लिए, एक्स टेस्ट जाएगा आपका प्रिडिक्शन के लिए। एक्स टेस्ट से जो प्रिडिक्शन आएगी आपके वाई टेस्ट के साथ कंपेयर होगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक अलग अप्रोच लिया है। अब देखो, ग्रेडियंट बूस्ट का ना अपना खुद का एक डेटा सेट फॉर्मेट होता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप उसी फॉर्मेट में यूज करो, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने ट्रेन डेटा लिखा इक्वल टू एलजीबी डॉट डेटा सेट। तो आपने जो एक्स ट्रेन है ना, इसको लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग के फॉर्मेट में चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पे देखो टाइप लिखूंगा एक्स ट्रेन,
ठीक है, पांडास डेटा फ्रेम का फॉर्मेट है इसका। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये कौन सा फॉर्मेट होगा? आप बोलोगे इसमें तो, सॉरी मैं क्या वो कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्रेन डेटा। ठीक है, तो हमने पांडास डेटा फ्रेम से इसको एलजीबीएम डेटा सेट वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। तो हमने एक्सट्रेन को लिया, एक्सट्रेन को एलजीबी डॉट डेटा सेट लगा के एक्सट्रेन डेटा के अंदर स्टोर कर दिया। और लेबल हम किसका देंगे? वाई ट्रेन का। एक्सट्रेन का लेबल आप वाई ट्रेन में दोगे, एक्स टेस्ट का लेबल आप वाई टेस्ट का दोगे। ठीक है, और रेफरेंस हमने यहाँ पे रेफरेंस किसका दिया? ट्रेन डेटा का। ठीक है, रेफरेंस का मतलब पैरामीटर होता है किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, मतलब ट्रेन डेटा सेट से इंस्पिरेशन लेके रेफरेंस लो उससे कि ऐसे में करना है। रेफरेंस का मतलब ऑलरेडी पता होगा कि आप, हम इससे रेफरेंस लेके यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं उसी चीज को। बट मैं आपको यहाँ मेन चीज ये बता रहा था कि जैसे ये पांडास डेटा फ्रेम है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइट जीवीएम बेसिक डेटा सेट के अंदर, मतलब टाइप चेंज हो गया इसका। रन करते हैं इसे, रन हो गया ये। तो आपका एक्स ट्रेन बन चुका है अब ट्रेन डेटा। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आपके ट्रेन डेटा में स्टोर है, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट आपके टेस्ट डेटा के अंदर स्टोर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर भी डिस्कस करेंगे। ये आपके हाइपर पैरामीटर हैं एलजीबीएम के, इनको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस देख लो कि क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने मल्टी क्लास डाला है। मल्टी क्लास का मतलब देखो, आपके पास तीन प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, एक होगी रिग्रेशन, बाइनरी एंड मल्टी क्लास। ये हमारे पास कैसी प्रॉब्लम है? इसके अंदर तीन क्लासेस हैं, मैंने बताया आपको तीन क्लासेस है इसके अंदर, 0 1 एंड 2। बाइनरी होती तो दो क्लासेस होती, बट ये मल्टी क्लास है क्योंकि दो से ज्यादा क्लासेस है। और रिग्रेशन की प्रॉब्लम है नहीं, है आपको देखने से पता है। तो आप क्या ऑब्जेक्टिव में क्या डालोगे? मल्टी क्लास। उसके बाद आप नम क्लास, हम पे कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस हैं, हम पता है, हमने देख लिया ऊपर, तो 3 क्लासेस लिख दिया। बाकी ये मैट्रिक है, मल्टी लॉग लॉस क्लासिफिकेशन की एक मैट्रिक होती है ये। बूस्टिंग टाइप अभी हम देखेंगे, बूस्टिंग टाइप जब हाइपर पैरामीटर डिस्कस करेंगे। अभी हमने जीबीडीटी डाला है, जीबीडीटी मतलब ग्रेडियंट बूस्टिंग डिसीजन ट्री। ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स 31 डालिए। लर्निंग रेट आपको पता है, लर्निंग रेट तो बहुत फेमिलियर हो गया आप ऑलरेडी। लर्निंग रेट तो हम ग्रेडेड बूस्टिंग एक्जी बूस्ट हर उसमें पढ़ के आ रहे हैं लर्निंग रेट। तो 0.05 सेट कर रखा हमने। फिर ये फीचर फ्रैक्शन है 0.9, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप हटा भी सकते हो, ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको रन करेंगे। पैरामीटर्स आपके इसके अंदर स्टोर है, आपने एक डिक्शनरी टाइप में स्टोर कर रखे हैं पैरम्स को। ठीक है, उसके बाद आप मॉडल को ट्रेन कैसे करोगे? आपने लिखा मॉडल इक्वल टू एलजीबी। एलजीबी के अंदर आपका देखो, हमने लाइट जीबीएम को एज एलजीबी इंपोर्ट कर रखा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एलजीबी डॉट ट्रेन। ठीक है, ट्रेन लिखा, ब्रैकेट डाला। सबसे पहले आप पास करोगे पैरामीटर्स। देखो इसका ट्रेनिंग का तरीका थोड़ा सा अलग लग रहा है ना आपको औरों से, तो ये एक अल्टरनेटिव तरीका है, मतलब मैं तो इसी को यूज करता हूँ इस तरीके को। आप और भी तरीके होते हैं लाइट जीबीएम को ट्रेन करने के, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इस तरीके से करो। तो थोड़ा आपको अलग भी लगेगा, यूनिक भी लगेगा ये तरीका। पहले पैरामीटर में आप पास करोगे पैरम्स, जो आपने पैरामीटर डिफाइन किया पैरम्स पास करोगे, कॉमा। फिर आप अपना ट्रेनिंग डेटा पास करोगे, ट्रेन डेटा। फिर आप अपना वैलिड सेट्स के अंदर इक्वल टू ये ब्रैकेट के अंदर अपना टेस्ट डेटा पास करोगे। ठीक है, फिर नम बूस्ट राउंड, यहाँ पे दो पैरामीटर और होते हैं, नम बूस्ट राउंड और अर्ली स्टॉपिंग करके भी होता है एक। ठीक है, मैंने अर्ली स्टॉपिंग वाले का यूज नहीं कर रखा। नम बूस्ट राउंड यानी कितनी बार आपके बूस्टिंग एल्गोरिथम चलेगा। मैंने 100 बार कर रखा है कि मतलब 100 वीक लर्नर बनेंगे आपके। ठीक है, अर्ली स्टॉपिंग क्या होता है? अर्ली स्टॉपिंग को अगर मैं समझाऊं आपको, मैंने मान लो अर्ली स्टॉपिंग को सेट कर रखा है 10। ठीक है, तो ऐसा होगा कि मतलब जैसे मैंने ओवरऑल राउंड तो कितने सेट किया? 100, और अर्ली स्टॉपिंग मैंने सेट कर दिया 10। तो वो क्या करेगा कि मतलब अगर 10 राउंड तक उसे एक्यूरेसी में इंक्रीज नहीं मिला, मतलब आपके मॉडल की एक्यूरेसी 10 राउंड तक इंक्रीज नहीं हो रही, तो वो ऑटोमेटिकली मॉडल को स्टॉप कर देगा। मतलब भले उसके 100 राउंड कंप्लीट ना भी हुए हो, मतलब 80 कुछ पे चल रहा हो या 70 या कितने भी राउंड पे हो, अगर 10 राउंड तक एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं हुई उसकी, तो वो ऑटोमेटिकली मॉडल को वहीं पे स्टॉप कर देगा। क्यों स्टॉप कर देता है? इससे फायदा क्या होता है? इससे हमारी ओवर फिटिंग होने से बच जाती है। ठीक है, मतलब आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही, तब भी आप उसे बार बार ट्रेन कर रहे हो। पहले तो आप कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा लेगा बार बार ट्रेन करने में, भले एक्यूरेसी आपको बढ़ नहीं रही, और बस अभी वो ट्रेन करने पे लगा, करने पे लगा, करने पे लगा है।
ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है ना, तो आप अर्ली स्टॉपिंग का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया नहीं है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ही तो डेटा सेट है, हम पे देखो कितने तो उसमें है। ये देखो 71, 59, 48, इसमें क्या ईयरली स्टॉपिंग यूज़ करोगे। जब बड़ा डेटा सेट होगा तो यहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। नीचे जाके देखते हैं क्या है ये। बेस्ट गेन माइनस इन्फिनिटी, नो फर्दर स्प्लिट्स विद पॉजिटिव गेन। ठीक है, सही है, मॉडल सही ट्रेन हुआ है। उसके बाद हमने वाई प्रेड में मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट किससे किया हमने, एक्स टेस्ट के ऊपर प्रिडिक्शन की है। ठीक है, जो अब तो आप बोल रहे हो कि वही वाला कर रहे हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके, क्योंकि अब हमने एलजीबीएम को किसके अंदर स्टोर कर दिया है, मॉडल के अंदर स्टोर कर दिया है। तो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट किसके ऊपर करेंगे, एक्स टेस्ट के ऊपर, जो ट्रेन टेस्ट वाला होता है ना एक्स टेस्ट, उसके ऊपर करेंगे। और यहाँ पे हम नम आइट्रेशन पास करेंगे मॉडल डॉट बेस्ट आइट्रेशन। इसका मतलब क्या है, अब देखो ये मॉडल हमारा 100 राउंड तक चला है, मैंने बूस्ट राउंड कितना सेट किया, 100 राउंड। अब ऐसा भी तो हो सकता है उन 100 राउंड में से, मतलब जो हमारा 97th राउंड पे चला है मॉडल, वो सबसे बेस्ट मॉडल था हमारे लिए। तो इस मॉडल डॉट बेस्ट आइट्रेशन के से क्या होगा कि वो बेस्ट आइट्रेशन वाला मॉडल उठा के देगा आपको। ठीक है, ऐसा होता है। मतलब मान लो आपको 88th राउंड पे जाओगे, 88th राउंड है, 88th आइट्रेशन चल रही थी, उसमें आपको एक्यूरेसी मिली 99, बट 95 या 100 पे जाके वो एक्यूरेसी थोड़ी घट गई, मतलब 80 कुछ हो गई वो एक्यूरेसी। तो हमने अगर बेस्ट आइट्रेशन डाला है तो वो 88th वाले राउंड को यूज करेगा जिसमें उसको 95% एक्यूरेसी मिली थी। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि वो बेस्ट आइट्रेशन वाले मॉडल को यूज करेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे ये क्या कर रखा है यहाँ पे, मतलब वाई प्रेड क्लास लिस्ट एक्स डॉट इंडेक्स मैक्स एक्स फॉर एक्स इन वाई प्रेड। अब देखो मैं बताता हूँ, पहले इसको इसको यहाँ से कट करते हैं, पहले इसको रन करते हैं, और मैं पहले आपको वाई प्रेड दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। ठीक है, एरे दिख रहे हैं आपको। अब देखो रिग्रेशन का केस होता तो ठीक था, रिग्रेशन केस में आपको यहाँ पे वैल्यूज दिख जाती, बट ये कैसा केस है, क्लासिफिकेशन का केस है। क्लासिफिकेशन में भी किसका है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है आपका, ये लाइन क्या कर रही है आपकी, पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये देखो वाई प्रेड क्लास में ये हो गया आपका कन्वर्ट। देखो ये ऊपर वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ये नीचे वाला ज़्यादा सही लग रहा है। इसमें तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है उसने एरे के फॉर्मेट में। ठीक है, ये इसने हर रो के लिए एक एरे निकाल के दिया, मतलब हर आपके डेटा पॉइंट के लिए, टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए एक एरे निकाल के दिया है। अब उसने इस एरे में से इसने क्या किया है, हमें एक वैल्यू निकाल के दी है। इस वाली लाइन की मदद से हमारा क्या हुआ, एक वैल्यू निकली है। मतलब वो 0 क्लास को बिलोंग कर रहा था या 1 को क्लास को बिलोंग कर रहा था या 2 क्लास को बिलोंग कर रहा था, कि हमें तो वैल्यू चाहिए, एरे का क्या करेंगे हम, हमें तो वैल्यू चाहिए ना। हमें अब उसका क्लासिफिकेशन का लेवल चाहिए उसका, कि 0 में क्लासिफाई किया मॉडल ने, उसे 1 के अंदर क्लासिफाई करा या 2 के अंदर क्लासिफाई किया, हमें ये चाहिए। हम उस ऊपर वाले एरे का क्या करेंगे, उससे कुछ समझ भी आ रहा है, बट इस वाले से समझ आ रहा है ना, जब हमने ये लगा दिया और तब हम वाई प्रेड क्लास चेक कर रहे हैं, तो इसमें समझ आ रहा है कि पहले वाले टेस्टिंग वाले को उसने 0 में कन्वर्ट करा है, मतलब 0 है उसका, और सेकंड वाले को 0 में, थर्ड वाले को 2 के अंदर क्लासिफाई किया उसने मॉडल ने। फिर यहाँ पे हमने एक्यूरेसी निकाल दी, मतलब वाई टेस्ट और वाई प्रेड क्लास को कंपेयर किया है। वाई प्रेड को नहीं किया, वाई प्रेड क्लास को किया है। ठीक है, वाई प्रेड कौन सा, आपको वो नंपाई फॉर्मेट वाला, और प्रेड क्लास कौन सा है, ये जिसमें आपके क्लासिफिकेशन फॉर्मेट वाला दिख रहा है। ठीक है, एक्यूरेसी कैलकुलेट करोगे तो 98% एक्यूरेसी है। बताओ क्यों, क्यों किया हमने ऐसा। देखो हम कंपेयर किसके साथ करते हैं, वाई टेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, वाई टेस्ट और वाई प्रेड को कंपेयर करते हैं हम जनरली। तो हमारे जैसे वाई टेस्ट किस फॉर्मेट में, ये देखो पहले, हमारा वाई टेस्ट है देखो ऐसे फॉर्मेट में, 0 0 0 2 1। ठीक है, अब अगर हमारा वाई प्रेड ऐसे नंपाई फॉर्मेट में होगा तो कंपेयर कैसे होगा, कंपेयर भी तो बराबरी वालों के साथ होता है ना, ये नंपाई फॉर्मेट में है, वो सिंगल इंटीजर फॉर्मेट में है, कैसे कंपेयर होगा। तो इस नंपाई फॉर्मेट को भी हमें सिंगल इंटीजर फॉर्मेट में करना है ना, तो उसके लिए हमने इसका यूज़ किया है और इसको सिंगल इंटीजर फॉर्मेट में किया है। ठीक है, और सिंगल इंटीजर फॉर्मेट में होने के बाद तब हमने कंपेयर किया है एक्यूरेसी स्कोर लगा के वाई टेस्ट और वाई प्रेड क्लास को, और हमें मिली 98.14 एक्यूरेसी परसेंट। आप प्रिसीजन निकाल लो, रिकॉल भी निकाल लेना। अब एक और बात आती है ग्रेडियंट, सॉरी, एलजीबीएम के अंदर ही ये आपको इम्पोर्टेंस भी आप प्लॉट कर सकते हो।
उसके लिए हमने क्या किया, एलजीबी जो हमने इंपोर्ट किया था सबसे पहली लाइन में, एलजीबी डॉट प्लॉट इंपॉर्टेंस, हमारा मॉडल किसके अंदर स्टोर है, मॉडल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, कॉमा मैक्स फीचर्स इक्वल टू 10 डाला मैंने, प्लॉट पीएलटी डॉट शो लिख दिया। अब देखो आ गया ग्राफ। तो इसके हिसाब से जो प्रोलाइन वाला फीचर था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अल्कलैनिटी ऑफ ऐश वाला सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था हमारा, राइट। तो आप फीचर इंपॉर्टेंस भी देख सकते हो, एलजीबीएम के अंदर बाय डिफॉल्ट सेट है, आपको अलग से कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है। अब इसके कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं, हाइपर पैरामीटर्स, जो मैंने ऊपर भी यहाँ पे शायद पैरम्स करके बनाया था एक। ये रहा, ऑब्जेक्टिव, मैट्रिक, बूस्टिंग टाइप, नम लीव्स। तो पैरामीटर्स में आपको सर्च करना है लाइट जीबीएम पैरामीटर्स डॉक्स, तो आपको साइट मिलेगी पहली, उसी में चले जाना। तो आपके पैरामीटर्स ये हैं, मेन मेन दिखेंगे, ठीक है। पहला आ जाते हैं आप ऑब्जेक्टिव वाले पैरामीटर पे। ऑब्जेक्टिव में आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ सेट नहीं रहता, आपको खुद ही सेट करना पड़ता है। तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं सेट करने के लिए, रिग्रेशन, बाइनरी एंड मल्टी क्लास। रिग्रेशन तब सेट करोगे आप रिग्रेशन की प्रॉब्लम होगी जब, ठीक है। बाइनरी कब सेट करोगे, जब डबल क्लासिफिकेशन होगा, मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा, सॉरी, डबल क्लासिफिकेशन क्या होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा जब आपका मतलब दो कैटेगरी होंगी आपके आउटपुट कॉलम में। मल्टी क्लास कब सेट करोगे, जब दो से ज्यादा होंगी, जो कि यहाँ पे था, तीन क्लासेस थी हम पे, ठीक है। देन हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है ये बूस्टिंग, बूस्टिंग वाला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसमें आपका बाय डिफॉल्ट सेट रहता है जीबीटीटी। जीबीटीटी मतलब होता है ग्रेडियंट बूस्टिंग ट्रीज। आप और भी सेट कर सकते हो, और भी ऑप्शन होते हैं आपके पास, होता है डार्ट, होता है आरएफ, होता है आरएफ यानी रैंडम फॉरेस्ट भी लगा सकते हो आप। मतलब आप बूस्टिंग वाली टेक्निक के अंदर बैगिंग वाली टेक्निक लगा सकते हो, सोचो। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ये, तो कुछ तो खास होगा। रैंडम फॉरेस्ट भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब अभी तो हम ग्रेडियंट बूस्टिंग वाले ट्रीज यूज कर रहे हैं इसके अंदर बाय डिफॉल्ट, बट आप रैंडम फॉरेस्ट वाले ट्रीज भी यूज कर सकते हो। तो ये तो जीबीडीटी तो बाय डिफॉल्ट होता है, रैंडम फॉरेस्ट यूज कर सकते हो, डार्ट यूज कर सकते हो। एंड अगली चीज, एक और चीज, आप इसके अंदर उसको भी यूज कर सकते हो, गॉस को। गॉस मैंने ऑलरेडी बता दिया, बूस्टिंग के अंदर आप गॉस को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, गॉस, ग्रेडियंट बेस्ड वन साइड सैम्पलिंग। बाय डिफॉल्ट तो जीबीडीटी रहता है, लेकिन आप मन का मन करे तो जीओएसएस लिख के देख लो वहाँ पे, अगर एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है तो क्या दिक्कत आ रही है। देन हमारा नेक्स्ट पैरामीटर हो गया हमारा ये एन एस्टिमेटर्स, एन एस्टिमेटर्स, ये नम आइट्रेशन, ठीक है। एन एस्टिमेटर्स तो आपको ऑलरेडी पता है, नंबर ऑफ एस्टिमेटर यानी कितने वीक लर्नर बनेंगे आपके, ठीक है। ज- तो एन एस्टिमेटर तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लर्निंग रेट हो गया, लर्निंग रेट भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये तो हर उसमें था। नंबर ऑफ लीव्स आ गया, बाय डिफॉल्ट 31 रहती है ये, कि मतलब देखो जितनी ज़्यादा आप इस नंबर ऑफ लीव्स की वैल्यू स्टोर सेट करोगे, उतना ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा। बट वही ध्यान रखना कि ज़्यादा भी इसे सेट ना कर दो, अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर करने लग जाएगा आपका, तो ओवरफिटिंग के चांसेस होंगे आपके मॉडल के, ठीक है। तो इसको परफेक्टली सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब यही है कि कितनी लीव्स बनेंगी एक ट्री के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट 31 रहता है वो सेट। देन हो गया हमारा एक और पैरामीटर, ये नम थ्रेड्स भी ठीक है, काम का है। तो बाय डिफॉल्ट ये -1 सेट रहता है, लिखा हुआ है इन्होंने, आई थिंक -1 रहता है, ये 0 रहता है, आई डोंट नो इतना, बट देख लेना आप इसे। तो ये क्या होता है कि मतलब नंबर ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड्स यानी क्या होता है, कोर्स, आपके सीपीयू में कितने कोर्स हैं। तो आप इसे, आपने इससे पहले पैरामीटर्स एन जॉब्स करके देखा होगा, शायद एक्जीबूस्ट में बताया था मैंने एन जॉब्स के बारे में। तो सिमिलर है, एन जॉब्स और नंबर ऑफ थ्रेड्स सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने, मतलब एलईएसएस करके देखो, यहाँ पे दिख रहा है नम जॉब्स, एन जॉब्स करके, ठीक है। सिमिलर है, एन जॉब्स के जैसे ही काम करता है नम थ्रेड्स। तो आप सेट कर सकते हो कितने कोर्स आपको चाहिए। देन हो गया हमारा, और कौन से होते हैं, हाँ एक और चीज, एक और चीज, आपका एल जी बी एम
आपको रेगुलराइजेशन भी प्रोवाइड कराता है। मतलब इसके अंदर पैरामीटर होते हैं, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, एक तो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। इसमें हाँ ये देखो, लैम्डा L1 एंड लैम्डा L2, बाय डिफॉल्ट इन दोनों की वैल्यू 0 0 सेट रहती है, मतलब कोई रेगुलराइजेशन नहीं हो रही होती। और याद रखना ये लैम्डा L1 लैम्डा L2 सिर्फ रिग्रेशन वाले में काम करेंगे, मतलब जब आपका ऑब्जेक्टिव वाला रिग्रेशन सेट रहेगा तभी काम करेंगे ये। ठीक है, तो लैम्डा L1 आपका यूज होता है L1 पेनल्टी को यूज करने के लिए, लैम्डा L2 यूज होता है आपका L2 पेनल्टी को यूज करने के लिए। तो अगर आप लैम्डा L1 की कुछ वैल्यू सेट करोगे तो आपकी L1 पेनल्टी लग जाएगी, लेसो पेनल्टी। L2 की वैल्यू कुछ सेट करोगे तो रिज पेनल्टी लग जाएगी। और L1 L2 दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू सेट करोगे तो आपकी इलास्टिक नेट पेनल्टी लग जाएगी। और ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रिज रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, इलास्टिक नेट रिग्रेशन के अंदर। तो मतलब ये एक और चीज़ है। ठीक है, ये मेरे को बताना चाहिए था वैसे उसमें, जब फीचर्स में कि रेगुलराइजेशन भी होती है इसके अंदर। चलो कोई नहीं, यहाँ पे बता दिया, याद रखना। रेगुलराइजेशन भी प्रोवाइड करता है एलजीबीएम आपको। देन हो गए हमारे पास और कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो वही होगा मैक्स डेप्थ वाला। ठीक है, एक तो इतने सारे फीचर लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ज़्यादातर यूज होते भी नहीं है यहाँ पे। मेक मैक्स फीचर, मैक्स डेप्थ, सॉरी फीचर्स बोल रहा हूँ, मैक्स डेप्थ। मैक्स डेप्थ आप यूज कर सकते हो। मैक्स डेप्थ तो आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब डिक्शनरी ट्री की कितनी डेप्थ होगी। तो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख चुके हैं, अब ये देख लेते हैं कब यूज करना चाहिए एंड कब यूज नहीं करना चाहिए हमें एलजीबीएम को, या एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी बोल लो। व्हेन नॉट टू यूज। ठीक है, तो पॉइंट्स बना देते हैं। पहला तो हो गया, आपके पास लार्ज है डेटा सेट, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, या फिर एक और चीज बोल लो, स्पार्स डेटा सेट है। ठीक है, तो एलजीबीएम यूज करो। एक और चीज, हाई डायमेंशनल डेटा आपके पास। मैंने, और हाई डायमेंशनल डेटा को कौन हैंडल करता है? ईएफबी। देन हो गया नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अरे हाँ एक और चीज, ये कैटेगोरिकल फीचर्स को हैंडल कर लेता है। ठीक है, मतलब ये कैट बूस्ट वाले काम भी कर सकता है। ये मैं बताना भूल गया शायद, तभी मैं बोलूँ एक हाइपर पैरामीटर मैं भूल रहा था वहाँ पे। एक हाइपर पैरामीटर होता है आपके उसमें कैटेगोरिकल फीचर्स करके। ठीक है, कैटेगोरिकल फीचर्स करके एक हाइपर पैरामीटर होता है, उसके अंदर आप अ, एक लिस्ट के अंदर सारे अपने उन फीचर्स के नाम भेजते हो जिन जिनको आपको कन्वर्ट करना है। तो ये उनको वन हॉट एनकोड या फिर लेबल एनकोड कर देता है आपके चॉइस के हिसाब से। कैन हैंडल कैटेगोरिकल फीचर, मतलब आपको एक्सटर्नली एनकोडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनली वन हॉट एनकोडिंग लगा सकते हो। वन हॉट एनकोडिंग या फिर लेबल एनकोडिंग भी लगा सकते हो। राइट, तो इंटरनली इसके अंदर वन हॉट एनकोडिंग भी अवेलेबल है। बट वही है कि इसकी वन हॉट एनकोडिंग कैटेगोरिकल बूस्टिंग के एनकोडिंग के जितनी पावरफुल नहीं है। कैटेगोरिकल बूस्टिंग में हमने पढ़ा था उसकी एक अपनी खुद की एनकोडिंग है, ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स की, वो बहुत पावरफुल एनकोडिंग है, उसके जितनी पावरफुल नहीं है। तो जब भी अगर मतलब कैटेगोरिकल की फीचर्स की बात आएगी तो कैट बूस्ट जीतेगा। बट मैं बता रहा हूँ कि एलजीबीएम में एक एडवांटेज है कि कैटेगोरिकल फीचर को हैंडल करने का तरीका दे रखा है। राइट, देन हो गया हमारा हाई स्पीड है इसमें, हाई स्पीड, गुड एक्यूरेसी। मतलब इसकी एक्यूरेसी ना लाइक एक्सजी बूस्ट के कंपैरिजन के बराबर आ जाती है। मतलब अगर एक्सजी बूस्ट 98 दे रहा है तो ये भी 97 96 देगा। और एक्सजी बूस्ट से तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो मतलब 1-2% के एक्यूरेसी के फ़र्क में आपको बहुत फीचर दे, मतलब बहुत फ़ायदे दे देता है ये। राइट, और एक और चीज़ की मतलब ये पैरेलल प्रोसेसिंग भी सपोर्ट करता है। मतलब मैंने आपको बोला ना मल्टीपल कोर वाला, मैंने दिखाया आपको अभी हाइपर पैरामीटर में एन जॉब्स करके। ठीक है, तो उसमें मतलब मल्टीपल कोर्स का यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एडवांटेज में इसके कि सपोर्ट पैरेललाइजेशन, मतलब एक्जीबूस्ट के जैसे ही पैरेललाइजेशन भी सपोर्ट करता है ये। अब कब बात आती है कि कब यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर स्मॉल डेटा है।
स्मॉल या सिंपल डेटा सेट है। क्यों? ओवरफिट करेगा, ओवरफिटिंग हो जाएगी। क्यों मतलब छोटे से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एलजीबीएम जैसा क्यों यूज करना है? सिंपल सा यूज कर लो ना, कुछ लीनियर रिग्रेशन वगैरह, ये सब छोटे छोटे। दूसरी चीज हो गई, इम्बैलेंस डेटा सेट है अगर, इम्बैलेंस डेटा सेट है तो उससे पहले फीचर इंजीनियरिंग के थ्रू हैंडल करो, तब जाके भेजो। इम्बैलेंस डेटा सेट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है एलजीबीएम आपका। देखो मैं इसका मेन बताता हूँ क्या चीज़ है। ये देख, ये एक्यूरेसी का उस पर टक्कर देता है एक्जी बूस्ट को, एक्जी बूस्ट की जितनी एक्यूरेसी पे टक्कर देता है ये, लेकिन ये एक्जी बूस्ट से कई गुना फास्ट, कई गुना एफिशिएंट है। ये चीज़ है इसको। और इसको माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने बनाया है, इतनी बड़ी कंपनी ने बनाया है, तो इसमें ज़्यादा आपके फ्लॉज है नहीं, मतलब ज़्यादा डिसएडवांटेज है नहीं, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट कुछ चीज़ बना रही है तो वो ट्राई करेगी कि उसे परफेक्ट बनाए वो। तो उन्होंने वही चीज़ की है। अब ये बहुत रिसेंट बना है, मतलब एक्जीबूस्ट तो कितना पहले बन चुका है, ये तो अभी 2017 में ही बना है। तो 2017 के बाद भी इसमें लगातार इम्प्रोवाइज होता रहा और नए नए फीचर्स आते रहे, इम्प्रोविजन होता रहा इसके अंदर। तो इसके अंदर बहुत कम फ्लॉज हैं, तो मतलब ये बहुत पावरफुल एल्गोरिथम है आपका एलजीबीएम, राइट। पावरफुल है, लाइट वेट है, एफिशिएंट है, जो भी कह लो इसे। तो यहाँ पे आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग स्टार्ट करेंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आई थिंक 3 या 4 वीडियो या मैक्स टू मैक्स 5 वीडियोस के अंदर खत्म हो जाएगी। जैसी मशीन लर्निंग खत्म होती है, देन हम अपने एमएल ऑप्स की तरफ जाएंगे, देन और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, एसक्यूएल एंड प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट्स की तरफ चलेंगे, अपने एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। थैंक यू।